Hello students of class 8th. Today we are going to start with chapter number 7 of your संस्कृत. बच्चों आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रत्यय प्रकरणम. इसमें हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे. प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय क्या होते हैं कि जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु के शब्द के पश्चात अंत में लगकर उसके विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़े जाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं. यानी कि ये कह सकते हैं कि जो शब्द के अंत में लगते हैं, वो शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय. आपने हिंदी में भी ये चीज़ पढ़ी होगी बच्चों कि शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं और स्टार्टिंग में शुरुआत में लगने वालों को आप उपसर्ग कहते हैं. तो प्रत्यय की जो परिभाषा वो ये है कि जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा धातु के पश्चात अंत में किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं. अपने मूल रूप में प्रत्यय निरर्थक से प्रतीत होते हैं. यानी कि अगर प्रत्यय को ऐसे अपने उसके मूल रूप में देखा जाए तो बिल्कुल उनका कोई सेंस नहीं होता है. जब ये किसी धातु के अंत में जुड़ते हैं तब ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय. कौन कौन से होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय. यहाँ पर हम फर्स्ट कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे. कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे कि मूल क्रिया यानी धातु के बाद में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले, ये अलग अलग मीनिंग बताने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है. कि जैसे कि कोई भी धातु है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं पिब धातु. ठीक है, अब इसमें हमने जोड़ा कृत्वा प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय, क भी आधा, त भी आधा और वा, है ना. तो अब जब इन दोनों को हमने मिलाया, दोनों को जोड़ के लिखा तो आया पित्वा. क्या बना? पित्वा. अब पिब क्या है? धातु है. जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय और इन सब का निर्माण करते हैं, ये लगते हैं किसमें है? धातु में, यानी वर्ब में लगते हैं ये प्रत्यय. पिब प्लस कृत्वा तो क्या बन गया? पित्वा. और इसका मतलब होता है पी कर. क्या होता है? पी कर. तो कृत प्रत्यय में कृत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय आते हैं. कौन कौन से आते हैं? कृत्वा, ल्यप एवं तुमुन प्रत्यय. कृत्वा प्रत्यय जो होता है इसमें प्रथम वर्ण क, यानी ये वाला जो क होता है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है. देखो मैंने भी यहाँ पर जो लिखा है वो देखो आप, पिब प्लस कृत्वा किया तो मैंने क्या किया? पी तो लिख दिया इसको बड़ी की मात्रा लगा के, और इस क को मैंने नहीं लिखा है. यहाँ पर देखो आप त्वा ही लिखा है मैंने, है ना. तो इसमें क्या होता है? इस क का लोप हो जाता है और केवल त्वा शेष रहता है. पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों में कृत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है. यानी कि जब पी कर, खा कर, बोल कर, है ना, ये कर, खा करके, इस तरीके से जो अर्थ बनाने होते हैं हमको, तो वहां पर हम ये कृत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं. अर्थात जब दो क्रियाएं आगे पीछे, अर्थात पहले एक होकर उसके बाद दूसरी क्रिया होती है. जैसे कि आपने पहले खाना खाया फिर आप पढ़ने बैठे, है ना. तो ये दो क्रियाएं हो गई. पहले आपने खाना खाया फिर आप पढ़ने बैठे. तो आप क्या करोगे? अगर दोनों को आप एक ही वाक्य में बता रहे हो, दोनों को आप एक ही वाक्य में बता रहे हो, या फिर आप दूध पीकर पढ़ने बैठे, तो आप दोनों को एक ही वाक्य में बता रहे हो, तो आप उसमें कौन सा प्रत्यय लगाओगे? कर्ता प्रत्यय. जैसे कि क्योंकि उस काम को करने वाला तो एक ही है, करता तो एक ही है, तो उसको हम एक ही सेंटेंस में बोलेंगे, है ना. जैसे कि यहाँ पर आप इसकी उदाहरण देखो, स क्रीडा क्षेत्रे गच्छति पश्चात सह क्रीडति. कि वह क्रीडा क्षेत्र गच्छति, वह खेल के मैदान में जाता है, उसके बाद वो खेलता है. अब करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? स, यानी कि एक ही पर्सन है ना. और यहाँ पर क्रियाएं हो रही है दो, कि वो एक तो खेल के मैदान में जा रहा है फिर वहां खेल रहा है. तो इसको हम क्या लिखेंगे? स क्रीडा क्षेत्रे गच्छति का हो जाएगा गत्वा और क्रीडति. स क्रीडा क्षेत्रे गत्वा क्रीडति, यानी कि वह खेल के मैदान में गत्वा यानी कि जाकर खेलता है. ठीक है. इसी टाइप से आप ये देखो, दूसरा वाला है बालकः भोजनम करोति पश्चात दुग्धम पीबति. बालक भोजन करता है उसके बाद दूध पीता है. तो बालक भोजन करके दूध पीता है, ये भी तो हम बोल सकते हैं,
है ना। करोति का क्या हो जाएगा, क्री हो जाएगा और त्वा लग जाएगा। बालकः भोजनम कृत्वा दुग्धम पिबति, बालक भोजन करके दूध पीता है। फिर आपका आता है थर्ड नंबर, देखो आप एग्जाम्पल, स मातु उपगच्छति पश्चात चित्रम पश्यति। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स मातु उपगम्य, यहाँ पर लेप प्रत्यय आ गया है, स मातु उपगम्य चित्रम पश्यति। फिर स हसति पश्चात वदति, इसको हम बोलेंगे स हसित्वा वदति। कृत्वा प्रत्यय से बना हुआ शब्द जो होता है वो अव्यय होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ धातु दिए हुए हैं, उसका अर्थ दिया हुआ, प्रत्यय उसके साथ लगाया हुआ, जैसे कि देखो गम प्लस, गम का मतलब होता है जाना, है ना। अब गम प्लस कत्वा, गत्वा, और इसका अर्थ होता है जाकर। ऐसे ही दा, दा का मतलब होता है देना, तो दा प्लस कत्वा दत्वा, दत्वा यानी कि देकर, ठीक है बच्चों। इसी टाइप से ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आपको खुद से रीड करने हैं। कृत्या प्रत्यय से बने हुए जो पूर्वकालिक क्रिया रूप हैं, इनको आप देखोगे यहाँ से लगाकर यहाँ तक सबके अर्थ भी दिए हुए हैं, उनके साथ प्रत्यय को जोड़कर कैसे लिखा जाता है वो भी दिया हुआ है, और उसका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है। तो आपको ये बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके, अब नाउ सेकंड इज ल्यप प्रत्यय। सेकंड क्या है, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का मतलब होता है, इसका भी कर या करके अर्थ ही होता है, लेकिन ये कत्वा के स्थान पर प्रयुक्त होता है जब क्रिया यानी कि धातु से पहले कोई उपसर्ग जुड़ा होता है। ल्यप प्रत्यय कब लगता है, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग जुड़ा होता है, तो वहां कृता प्रत्यय ना लगकर वहां पर ल्यप प्रत्यय जोड़ा जाता है। ल्यप प्रत्यय का मतलब भी क्या होता है, कर या करके। इसके जोड़े जाने से भी पूर्वकालिक क्रिया का ही रूप बनता है। इसमें जैसे उसमें क का लोप हो जाता है, उसमें ल तथा प का लोप हो जाता है और केवल य शेष रहता है। क्या शेष रहता है, य। प भी नहीं लिखा जाता, लास्ट वाला ये, जैसे कि ये ल्यप है, अब इसमें ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये जो बीच वाला जो य रहता है यही शेष रहता है, ठीक है। इससे बने हुए कुछ शब्द हैं। अच्छा, हस्व स्वरांत धातुओं में लगाए जाने पर धातु के अंत में प्रत्यय से पूर्व त लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, धातु से पूर्व त। जैसे कि कुछ रूप है, देखो यहाँ पर सम प्लस अस प्लस ल्यप। अब उपसर्ग लगे हुए देखो सबके सामने, सम, उपसम, आ, प्र, वी, ये सारे क्या है, उपसर्ग। फिर आपके क्या आ रहे हैं, धातु रूप। उसके बाद प्रत्यय कौन सा जुड़ा है वो, फिर उससे ये जुड़कर कैसे बनेगा, वो कैसा लिखा जाएगा वो यहाँ दिया हुआ है ना, और उसका अर्थ आपको यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि उप प्लस क्री प्लस ल्यप, तो इसमें देखो उपकृत्य, क्या हो गया, उपकृत्य। फिर स्वरांत धातुओं में लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। स्वरांत जहां पर देखो इस साइड से हलंत लगा होगा व्यंजन में, वो स्वरांत नहीं होगा। जो इस टाइप से लिखा होगा पूरा बिना हलंत के, वो स्वरांत होगा। जैसे उप प्लस क्री प्लस ल्यप, अब प में कोई हलंत नहीं लगा हुआ है, प पूरा है इसमें, यानी कि प प्लस अ हो गया वो। इसलिए यहाँ पर य से पहले क्या जुड़ गया, त जुड़ गया, उपकृत्य हो गया। क्या हो गया, ये उपकृत्य, उपकार करके। जैसे आ प्लस गम प्लस लप ल्यप, तो आगम्य हो गया, आकर, ठीक है। अब इसी टाइप से यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ उपसर्ग कौन कौन से लगे हैं, धातु ल्यप प्रत्यय जोड़ के, और वो कैसे रूप बनेगा वो लिखा हुआ है, और उसी का हिंदी मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है बेटा, इनको पढ़ना है। ये ध्यान रखना कि ल्यप प्रत्यय का यूज कब होता है, जब धातु के पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अब आता है आपका क्त एवं क्तवतु प्रत्यय। त एवं क्तवतु प्रत्यय में क्या होता है, किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए, है ना, यानी कि भूतकाल के अर्थ में, पास्ट टेंस के अर्थ में क्त और क्तवतु प्रत्यय होते हैं। ये भाववाची या कर्मवाची में होता है, और इसका त शेष रहता है। क्या, क इसका हट जाता है, क्या होता है, क इसका हट जाता है और सिर्फ त शेष रहता है, ठीक है। और भूतकाल में जब लंग लकार होता है ना, वो जिसके साथ में अ जुड़ जाता है ना, तो उसमें लंग लकार के स्थान पर कर्मवाच्य में प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि मोहनः अपठत, आया भूतकाल का लंग लकार, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, मोहनेन पठितम, क्या हो जाता है,
मोहनेन पठितम। स चित्रम अपश्यत के स्थान पर स का हो जाता है तेन चित्रे दृष्टम, है ना। वह चित्र को देखता है, किसको देखता है, चित्र को देखता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तेन चित्रे दृष्टम। अब यहाँ पर देखो आप त प्रत्यय से बने क्रिया रूप है, जैसे गम का मतलब होता है जाना, गम प्लस त गतः यानी कि गया, पठ प्लस त पठित यानी पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर सब में देखो लास्ट में त शेष है, यहाँ पे ट हो गया। ये देखो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद को रीड करने हैं, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको इन सभी को रीड करना है। फिर आपका आता है क्तवतृ प्रत्यय। क्त में तो आपको पता चल गया लास्ट में त रहेगा। अब इसमें देखो ये कर्तवाच्य में था, वो तो क्त वाला तो जो था वो प्रत्यय था भाववाच्य या कर्मवाच्य में, और ये जो क्तवतृ प्रत्यय होता है ये कर्मवाच्य सॉरी कर्तवाच्य में होता है। तो इसमें क्या होता है, क का लोप हो जाता है, ऊ का लोप हो जाता है। ठीक है, और तवत शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है, तवत। वतु ये लिखा हुआ ना, क आधा क त व और तू, ये ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो इसमें क्या करते हैं, ये भी हट गया और ये भी हट गई, मात्रा भी हट गई, बचा क्या आपका तवत, है ना। क्या लिखा जाता है, तवत। भूतकाल में लंग लकार के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, जैसे स अगच्छत के स्थान पर स गतवान, दिलीपः पत्रम अलिखित के स्थान पर दिलीपः पत्रम लिखितवान। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आन लग रहा है, वान। अब धातु में क्तवतु प्रत्यय जोड़ने की विधि कैसे जोड़ा जाता है, इसकी बहुत ही सरल विधि है कि यह क्त प्रत्ययांत रूपों जैसे पठित, लिखित, जो भी क्त प्रत्यय से अंत हो रहे हैं, जो भी क्त प्रत्यय से अंत हो रहे हैं, जैसे पठित, लिखित, हसित, रुदित आदि में पुल्लिंग रूप बनाने के लिए, इनको पुल्लिंग रूप बनाने के लिए वान जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं इनको, वान। जैसे पठितवान, लिखितवान, हसितवान, रुदितवान। अब पुल्लिंग बनाने के लिए वान जोड़ते हैं, नपुंसकलिंग बनाने के लिए उसमें वत जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, पठितवत, लिखितवत, हसितवत, रुदितवत। और स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए उसमें वती जोड़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या, पुल्लिंग में वान जोड़ते हैं, ठीक है, नपुंसकलिंग में वत जोड़ते हैं और स्त्रीलिंग में वती जोड़ते हैं, पठितवती, लिखितवती, हसितवती, रुदितवती। अच्छा, इससे बने जो शब्दों के रूप में पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। शब्दों के जो रूप हैं इनके, वो भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। क्तवतु प्रत्ययांत शब्द, क्तवतु प्रत्यय के अंत वाले जो शब्द है वो देखो आप, गम प्लस जाना, गतवान, गतवती, गतवत। पठ प्लस क्तवतु पठितवान, पठितवती और पठितवत। ऐसे क्री धातु का कृतवान, कृतवती और कृतवत। ऐसे ही ह धातु का हतवान, हतवती और हतवत। वर्ष धातु का उक्तवान, उक्तवती और उक्तवत। ऐसे पा धातु का पितवान, पितवती और पितवत। इसी टाइप से ये सारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। सारे बच्चों आपको रीड करने हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक आपको रीड करना है। अब हम पढ़ते हैं शत और शानच प्रत्यय। कौन से, शत्र और शानच प्रत्यय। अब भूतकाल के स्थान पर क्त और क्तवंतु लगाते हैं, वर्तमान काल के स्थान पर शत और शानच प्रत्यय होते हैं। किसके स्थान पर, वर्तमान काल के स्थान पर। जैसे कि शत्रु प्रत्यय देखेंगे, एक ही कर्ता एक ही समय में एक ही साथ जब दो क्रियाएं करता है, यानी सेम टाइम पर सेम सब्जेक्ट होता है, यानी कि काम को करने वाला भी सेम होता है, टाइम भी सेम होता है, लेकिन वो काम कर रहे हैं दो। कितने वक्त कर रहा है वो, दो। तो पहली क्रिया के साथ शत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। शत प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगता है और इसका अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, इसका अत। ये विशेषण जैसा होता है। इसके जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। इसमें पहली जो क्रिया होती है, फर्स्ट जो काम हो रहा है, उसको रेगुलरिटी में बताते हैं। जैसे कि इससे बने शब्दों के जो रूप पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। जैसे पठ प्लस शत्र, पठत,
पठ प्लस अत तो पठन, पठंती, पठत। जैसे स क्रीडति धावती च, स क्रीडन द धावती, सीता पठती गायती च। यानी दो काम है सेम टाइम पर हो रहे हैं, है ना। तो इसमें ये लगाएंगे हम। अब स प्रत्यय से बने हुए क्रिया रूप है, जैसे गम प्लस जाना। गम प्लस, गम का मतलब होता है जाना, और गम प्लस शत्र का मतलब को करेंगे तो हम इसमें क्या रह रहा है, गच्छन। क्या रह रहा है, गच्छन। फिर उसी टाइप से पठ का होता है पढ़ना, यानी इसका मतलब होता है पढ़ना। पठ प्लस शत्र तो पठन। फिर हस का मतलब होता है हंसना, हस प्लस शत्र यानी कि हसन। ठीक है। अब इसी टाइप से ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा आपको पढ़ने हैं, सभी के सभी रीड करने हैं आपको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। तो आपको सभी को केयरफुली रीड करना है, ध्यान से रीड करना है। ओके। अब पता चला शत्र प्रत्यय कहाँ लगता है, वर्तमान काल में सेम टाइम पर एक ही काम को करने वाला है, और करने वाला सेम है, वर्क दो हो रहे हैं और टाइम भी सेम है, तब ये लगता है शत्र प्रत्यय वर्तमान काल में। जो शानच प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, आत्मनेपदी, और शत्र प्रत्यय परस्मैपदी में लगता है, ये भी ध्यान रखना। शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में लगता है, इसमें आन शेष बचता है। क्या शेष बचता है, आन। ये भी विशेषण जैसा ही होता है, इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते, जैसे शेव प्लस शानच, सेवम, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम, इस तरीके से। सेव प्लस अम प्लस आन, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम। ठीक है। अब जैसे बाश, बाश का मतलब होता है कहना, बाश प्लस शानच तो बाश माणः। क्री का मतलब होता है करना, क्री प्लस शानच कुर्वाणः। इसमें आन शेष बच रहा है, यहाँ पर देखा आपने, ये क्या बच रहा है, आन शेष, कुर्वाणः, सेवमान, एधमान, लभमान। ठीक है। जायमान, सहमान, ताड़ीमान, शयान, इस टाइप से ये सारे एग्जाम्पल है। इनके हिंदी में अर्थ भी दिए हुए हैं, प्रत्यय जोड़कर कैसे लिखा जाता है वो भी लिखा हुआ है, और उसका हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। तो आपको ये रीड करने हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स। अब आप आ जाओ तव्यत प्रत्यय पर। कहाँ पर, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है, जब आपको चाहिए या फिर योग्य, इसको बताना है, चाहिए या योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह कृत प्रत्यय है और इसमें तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है इसमें, तव्य। धातु के जो अंतिम ई, उ, री ये हो जाते हैं ए, ओ और अर्म। जैसे कि क्री प्लस तव्यत तो कर्तव्यत। ठीक है। सह प्लस तव्यत तो सोढव्यम। फिर इसमें अम रह जाता है लास्ट में, पठ प्लस तव्यत तो पठितव्यम। गम प्लस तव्यत गंतव्यम, हन प्लस तव्यत हंतव्य, क्षम प्लस तव्यत क्षमतव्य। कि क्षमा करना चाहिए, मारने योग्य या मारना चाहिए, जाना चाहिए, सब में क्या लग रहा है, या तो चाहिए या फिर योग्य, है ना। तो चाहिए या योग्य अर्थ को प्रकट करना है तब इस तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और इसमें तव्य शेष रह जाता है, जैसे कर्तव्यम, सोढव्यम, पठितव्यम। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको रीड करने हैं। अब आप आ जाओ अनियर प्रत्यय पर। कहाँ पर, अनियर प्रत्यय। अच्छा, जैसे चाहिए या योग्य को प्रकट करने के लिए तव्य का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अनियर को भी, इसका भी प्रयोग किया जाता है। अनियर, अनियर का अनियर शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है, अनियर। इसमें इसके जो रूप है वो राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं, और धातु के अंतिम में अगर ई, उ या री हो तो वो ए, ओ, अर हो जाता है। क्या हो, ई, उ या रे तो वो क्या हो जाता है, ए, ओ या अर। ठीक है। अनियर प्रत्यय से बने क्रिया रूप है, जैसे गम, आपको हिंदी अर्थ इनके पता है, गम प्लस अनियर तो गमनीयम, क्री प्लस अनियर करणीयम, स्मृ प्लस अनियर स्मरणीयम, एद प्लस अनियर एदनीयम, दृश प्लस अनियर दर्शनीयम, सेव प्लस अनियर सेवनीयम, अर्च प्लस अनियर अर्चनीयम, पूज प्लस अनियर पूजनीय, वंत प्लस अनियर वंदनीय।
ठीक है। अब आपका आता है तुमुन प्रत्यय। क्या आता है? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय क्या होता है? जहां कर्ता के लिए भविष्य में, तुमुन प्रत्यय कब आता है? जब भविष्य के लिए, भविष्य में की जाने वाली किसी क्रिया का आधार वर्तमान में दूसरी क्रिया हो, कि भविष्य में कोई काम करना है लेकिन उसका बेस जो है वो अभी प्रेजेंट का है, अभी कोई काम कर रहे वो है, तो भविष्य की उस क्रिया का बताने के लिए तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे को अथवा के लिए, एक किसको बताते हैं? को अथवा के लिए अर्थ को बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तुम। और ये अव्यय होते हैं। तुमुन प्रत्यय के अंत से जो बने हुए शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, इसलिए इनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे कि स सरोवरः वरम गच्छति, तत्र गत्वा स स्नाति। स स्नातुम सरोवरम गच्छति। क्या है इसमें? स स्नातुम सरोवरम गच्छति। मोहनः परिश्रमं करोति, तेन सः सफलः भविष्यति। मोहनः सफलः भवितुम, भविष्यति का क्या हो गया? भवितुम परिश्रमं करोति। ऐसे स क्रीडति, क्रीडनेन स बलिष्ठः भविष्यति। तो स बलिष्ठम भवितुम क्रीडति। क्या आ गया? स बलिष्ठम भवितुम, फिर आ गया क्रीडति। ठीक है। ऐसे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, तत्र ते प्रात्वा ते पठिष्यन्ति। छात्रा पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति। छात्रा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। ऐसे ही तुमुन प्रत्यय से बने हुए कुछ और क्रिया रूप है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको आपको रीड करना है। ओके, ये यहाँ पर जो है वो सारे तुमुन प्रत्यय के रूप ही दिए हुए हैं, जिन्हें आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से रीड करना है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स में से ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर आपको पता हो, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स आपको रीड करने ही पड़ेंगे, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है स्त्री प्रत्यय। टाप, डीप, डिश, ये सारे क्या है? स्त्री प्रत्यय हैं। तो पुल्लिंग में टाप या डीप, डिश प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग में टाप, डीप, डिश प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि छात्र प्लस टाप, इसमें आ रह जाता है। टाप में क्या रह जाता है? आ रह जाता है। और डीप में क्या रह जाता है? बड़ी ई। ठीक है। जैसे छात्र प्लस टाप तो क्या बन गया? छात्रा। सुत प्लस टाप क्या बन गया? सुता। बालक प्लस टाप क्या बन गया? बालिका। अंतिम प्लस टाप अंतिमा। कमल प्लस टाप कमला। पुत्र का पुत्र प्लस डिप तो पुत्री। नद प्लस डिप नदी। देव प्लस डिप देवी। पुत्र प्लस डिप पुत्री। पितामह प्लस डिप पितामही। तो इस टाइप से इसमें टाप, डीप और डिश बनाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं।